योजना है, लाल नील सागर बैनर हैं योजना। हमारे दर्शक, धनबाद वासी हैं आदेश, वो कह रहे हैं कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठा रही है लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो यहां पर अभी इशारा कर रहे थे राकेश भाई भी कि भाई बीजेपी भी जिन मुद्दों के सहारे चल रही है जरूरी नहीं है वही जीत हासिल कराएंगे, पर यही सवाल मुंह बाई खड़ा है कांग्रेस गठबंधन की भी तरफ, घूम फिर के वो संविधान से आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये वही रिटर्न दे देगा जो लोकसभा में दिया था। देखिए संदीप जी, हरियाणा में ये मुद्दा चल नहीं पाया और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो बाइफर्केशन हुआ है दलित के अंदर, उसके कारण कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान दलित वोट बैंक में हुआ, जो उन्हें 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में फ़ायदा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से आपने कहा महाराष्ट्र एक अलग धरती है, वहाँ पे वो धरती अम्बेडकर की है, तो वहाँ पे ये इशू ज़्यादा चलता है जो दलितों का इशू है, और इसीलिए राहुल गांधी जो है बार बार संविधान सम्मेलन वहाँ पे कर रहे हैं। कोल्हापुर में एक संविधान सम्मेलन किया और उसी दिन वो शाहू जी पाटोले के घर गए और वहाँ उन्होंने दिखाया कि दलित किचन कैसा होता है, कौन इनके घर कैसा खाना बनता है, खुद बैठ के बनाया, साथ में खाया भी। तो और उसी सेम दिन उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी अनावरण किया। यानी मराठा प्लस दलित एक ही दिन में 2 राजनीति राहुल गांधी कर रहे थे। तो बार बार कोल्हापुर में हुआ, इसके बाद नागपुर में हुआ। संविधान सम्मेलन के जरिए राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि ओबीसी दलित और ट्राइबल की राजनीति जो वो कर रहे हैं वो, और जातिगत जनगणना, उनको इस बात का अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उन्होंने इस मुद्दे ने दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाई थी। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। सीधा हम कहें मंडल कमंडल की ये राजनीति हो रही है। हिंदू हिंदू बनकर वोट करे, जाति के आधार पर वोट ना करे। बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस चाहती है जाति के आधार पर वोट हो, और इसलिए वो जातिगत जनगणना और उसमें आरक्षण संविधान का पुट डाल रही है। देखिए शरद जी इस दुनिया में नहीं है, अब शरद यादव की बात कर रहा हूँ। अक्सर राहुल गांधी घंटों वहाँ उनके पास बैठते थे जाके, और उन्होंने ये बात बताई थी राहुल गांधी को कि धर्म का जो अल्टरनेट है वो जाति है। और राहुल गांधी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले से इस बात का जिक्र करते हैं बार बार, और उनको इस बात को अच्छे से पता है कि, और देखिए बिहार में भी जातिगत जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस करवाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी को भी इस बात का अच्छे से पता था कि बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्य ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे इन 3 पार्टियों को, यानी नीतीश, लालू और कांग्रेस, और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनको अगर नहीं तोड़ा गया लोकसभा चुनाव से पहले तो भारी नुकसान होगा। तो बिहार में नीतीश कुमार को अलग किया गया, वो साथ आए बीजेपी के, और वहां पे शिंदे के जरिए शिवसेना को तोड़ा, और एनसीपी में अजित पवार को तोड़ा। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में आप देखिए कि एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली, तो उसका भी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। और एक और चीज निकल के सामने आई थी इसके बीच में कि जो एजेंसीज का इस्तेमाल हुआ था महाराष्ट्र में चुनाव से पहले, उसमें लोग आम चर्चा में ये बात कहने लगे थे कि ये जो भी आदमी बीजेपी जा रहा है उसके घर पे तो ईडी गई होगी। तो जब इस बात का नीचे तक प्रचार हो गया तो इसका भी नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी बार बार अपनी राजनीति के जरिए, उनको ये पता है कि जो उन्होंने राजनीति की है ये संविधान वाली, वो हरियाणा में सक्सेसफुल नहीं हुई, सफल नहीं हुई, उसके बावजूद भी वो संविधान सम्मेलन के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर और जीत इन नतीजों को तय करने वाला है। लेकिन इसमें एक असली नकली का भी खेल है। संजय, आपसे बेहतर इसे कोई डिकोड नहीं कर सकता है। देखिए इतनी पार्टियां, इतनी 3 पार्टियों के गठबंधन दोनों आमने सामने, उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी है, AIMIM भी है, राज ठाकरे भी 2-4 सीटों में कुछ अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में वोट परसेंटेज 2-4% कोई पार्टी ज्यादा ले ले या उसका वोट बैंक गिर जाए, वो नतीजे पूरे पलट सकता है क्या? यहां दिलचस्प बात दरअसल ये भी है क्या? बिल्कुल, देखिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों के पास लगभग एक जैसे वोट थे, लेकिन सीटों में इतना अंतर क्यों आया? क्योंकि वोट का जो कंसंट्रेशन है आपके, ये ऐसा रेस है जिसमें आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करे और आपके गठबंधन भी। मान लीजिए कि एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तीनों गठबंधन लगभग एक जैसे सीटों पे
चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग संख्या लगभग एक जैसी है। एक गठबंधन बहुत अच्छा करता या दो बहुत अच्छा कर गया, उनके वोट प्रतिशत बहुत आ गए ऊपर। पौने तीसरा 17 गठबंधन अच्छा नहीं फीसदी करता है। कांग्रेस हो और सकता है उद्धव वोट प्रतिशत ठाकरे आपका लेते ज्यादा दिखे रहे। थे और 10.25% शरद पवार को मिले थे। तो हाँ। मतलब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बराबर बराबर वोट बैंक तो दिखा मान था लीजिए इनका। इनमें से तीन। हाँ, तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बार इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रदर्शन अच्छा हो या हो, ये तो जरूरी है। ये जरूरी है कि आपका सहयोगी उसका प्रदर्शन भी अच्छा होना जरूरी है, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में रह सकते हैं। तो ये यहाँ रिले पर रेस, जैसे ज्यादा चार लोग बड़ी एक साथ जब चुनौती रेस दौड़ते समझे, हैं, आपने बहुत अच्छा दौड़ा। नहीं, ज्यादा बड़ी चुनौती क्या महायुति के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए हो जाती है। 26% वोट बैंक बीजेपी को मिला था, 13% एकनाथ शिंदे को और 3.5% से थोड़ा सा ज्यादा अजित पवार को। तो यहां पर बीजेपी को अपने बाकी आप क्या कह रहे हैं? दो को भी साथ लेकर आपकी- चलना ये बड़ी चुनौती है क्या? नहीं, सबसे मुझे लगता है बीजेपी के लिए या महाराष्ट्र महायुति के लिए चुनौती इस कारण से है क्योंकि अभी लगता है इस वक्त कि उनका एक साथी बहुत कमजोर है, एक साथी बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है। निश्चित रूप से मुझे लगता है चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। तो एक आपका साथी बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरा साथी, मैं अजीत पवार की ओर इशारा कर रहा हूं, वो बहुत कमजोर है। तो रिले रेस में अगर आपका एक भी साथी बहुत कमजोर हुआ तो आपके उस रेस को जीतने के तो लिए ये थोड़ी सी रिले रेस कष्ट लग में जाता है। एक महाराष्ट्र कड़ी विकास भी आघाड़ी को कमजोर देखें, हो तो ये दिक्कत का सबब बन सकता है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।